जी। आ रही है आपकी आवाज? जी। जी। अ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं एसआईओ आंध्र प्रदेश की टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं जो उन्होंने फ्रेमिंग एकेडमिया सीरीज के तहत एक नहायत ही अहम और नाजुक टॉपिक को मौजूए बहस बनाया। आज का मौजू हमारे सामने है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। आज के दौर में ये मौजू अहम क्यों होता है, हम इस बात को इंशाल्लाह पूरी अपनी बहस में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज का जमाना जो है वो एक तेज रफ्तार मालूमात का जमाना है, बदलते बयानियों का जमाना है, डिजिटल रेवोल्यूशन का, डिजिटल इंकलाब का जमाना है। हम यहाँ से बैठे बैठे, हिंदुस्तान में बैठे बैठे, दिल्ली में, आंध्र प्रदेश में बैठे बैठे ये जान लेते हैं कि अमेरिका में क्या चल रहा है। ममदानी जो है वो वहाँ का मेयर बन रहा है, उसकी जो है कैंपेन किस किस तरह चल रही है। इसी तरह कहाँ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसराइल फलस्तीन में क्या चल रहा है, यूक्रेन रशिया में क्या चल रहा है, कौन सा ज्वालामुखी फटा है जिसका जो है वो धुआं दिल्ली तक आने वाला है। सारी चीजें हम यहाँ से बैठकर समझते हैं, जानते हैं। तो ऐसे दौर में खबरें जो हैं वो महज खबर नहीं रह जाती, हर चीज खबर बन जाती है, हर तस्वीर खबर बन जाती है, हर असर खबर बन जाता है, हर बात खबर बन जाती है, हर तज्जिया, हर रिसर्च जो है वो खबर बन जाती है। मिसाल के तौर पे एक तस्वीर को कहा जाता है कि एक तस्वीर 1000 वर्ड से ज्यादा चीजें बयान कर लेती है। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको मिसाल दूं, तो एक तस्वीर में अगर ये दिखाया जा रहा है कि एक शख्स दूसरे शख्स को मार रहा है, तो इसका जो है अंदाजा कि वो क्या हो रहा होगा, हर इंसान अपने अपने तौर पे लगा सकता है। मिसाल के तौर पे एक आदमी ये बोलेगा कि मारने वाला आदमी जालिम है, वो जुल्म कर रहा है मारने वाले पर। दूसरा ये कहेगा कि चूंकि चोरी करके भाग रहा है इसलिए उसको मारा जा रहा है। तीसरा ये कहेगा कि कपड़ा देख के वो अंदाजा लगाएगा कि क्या हुआ होगा, एक्सीडेंट हुआ इसलिए मारा जा रहा है। चौथा कोई और बात कहेगा, पांचवी कोई और, छठी कोई और। इस तरह मतलब एक तस्वीर से जो है हम जो खबर निकालेंगे वो हजारों तरीके की होगी। हम अपने तौर पे अपनी समझ के हिसाब से खबर को जो है वो इंटरप्रेट करेंगे। ऐसे दौर में फिर जरूरी ये होता है, हमारा फर्ज ये बनता है कि जर्नलिज्म को, सहाफत को सिर्फ पेशे के तौर पे न देखें, बल्कि सहाफत को एक जिम्मेदारी के तौर पे लें, बल्कि सहाफत को एक अमानत के तौर पे हमें देखना चाहिए। हम आज जिस दुनिया में है, या कहूँ हम जिस समाज में है, खास तौर पर हम जिस मुल्क में है, वहाँ दो चीजें फैसला करती हैं कि समाज क्या सोचेगा, समाज किस तरह सोचेगा, समाज कितना सोचेगा, समाज कब सोचेगा। ये सारी चीजें डिपेंड होती हैं सिर्फ दो सवाल पर। पहला सवाल ये कि मालूमात कौन फराहम कर रहा है, हम तक जो मालूमात पहुंच रही है वो किसके जरिए पहुंच रही है, चैनल कौन है उसका, रिसोर्स पर्सन कौन है जो हमें मालूमात दे रहा है। एक चीज तो ये अहम होती है। दूसरी चीज ये कि वो मालूमात किस नीयत से, किस जाविये से और किस अंदाज में हम तक पहुंच रही है। फिर से दो अहम जो सवाल मैं रखा हूँ यहाँ, वो फिर से एक बार दोहराता हूँ, आप लोग बना लीजिए। मैं सोचा था पीपीटी वगैरह बनाने के चक्कर में, लेकिन मैं सोचा कि पीपीटी का काम सिर्फ ये रहता है कि मुकर्रिर देता है, स्पीकर देता है और वो एक कोने में हम रख देते हैं। इससे बेहतर है कि नोट्स बनाया जाए। मतलब नोट्स का भी हाल तो यही होगा कि वो एक कोने में रखी जाएगी, लेकिन चूंकि हम लिखेंगे, उसमें ज्यादा इंगेज होंगे, तो कुछ ज्यादा सीखने को हमें मिलेगा। मैं अपनी बात फिर से दोहराता हूँ, दो चीजों पर आज का पूरा समाज जो है वो मुनहसिर है। पहला ये कि हम तक जो मालूमात पहुंच रही है वो कौन फराहम कर रहा है। दूसरा, वो मालूमात किस नीयत से, किस जाविये से और किस अंदाज में हम तक पेश की जा रही है। और ये दोनों चीज खास तौर पे हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, एसआईओ के मेंबर के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि हमारा मिशन स्टेटमेंट है इलाही हिदायत के मुताबिक समाज की तश्कील नौ के लिए तलबा और नौजवानों को तैयार करना। तो समाज की तश्कील नौ उस वक्त मुमकिन है कि जब हम ये समझें कि समाज की तश्कील जो हुई है वो किस बुनियाद पर हुई है, उसमें क्या क्या खामियां हैं, ताकि हम जब समाज की तश्कील नौ करें तो उस खामियों को हटा सकें और उस खामियों की जगह खूबियों को भर सकें। सहाफत आज के दौर में जो है वो पूरी कुव्वत रखता है हर तरफ से। एक पॉलिटिशियन से ज्यादा पावर जो है एक सहाफी के पास है, एक इन्फ्लुएंसर से ज्यादा पावर जो है वो एक सहाफी के पास है।
एक सहाफ़ी जो है या सहाफ़त आप कहिए, वो सोच बदल सकता है, वो बयानिए बदल सकता है, वो कौमों के सोचने-समझने का सिमत तय कर सकता है। बात यहाँ तक खत्म नहीं होती। अगर आप सहाफ़त को सिर्फ़ एक अख़बार तक महदूद करते हैं, तो आप गलत हैं। सहाफ़त सिर्फ़ एक अख़बार नहीं है। मास कम्युनिकेशन जो है, वो सिर्फ़ कैमरे तक, माइक तक, कलम तक, कागज़ तक महदूद नहीं है। ये इन तमाम चीज़ों से उ मास सिर्फ़ टीवी तक महदूद नहीं है, सिर्फ़ स्क्रीन तक महदूद नहीं है, बल्कि मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया जर्नलिज़्म ये पूरा निज़ाम एक समाज की हैसियत जो समाज की आँख होता है, जो समाज की ज़बान होता है, जो समाज की याददाश्त होता है। एक बार फिर से मैं अपनी बात को दोहराता हूँ, पूरा निज़ाम ये जो बनता है, वही समाज की आँख होता है, समाज की ज़बान होता है, समाज की याददाश्त होता है। इस पूरी बात को अगर एक मिसाल के ज़रिए हम समझें, तो हम जब भी किसी नॉन मुस्लिम में काम तो 2-3 मिनट के बाद जो नॉन मुस्लिम होता है, वो कुछ स्पेसिफिक मुद्दों पर तनकीद करना शुरू करता है। जैसे हम नॉन मुस्लिम के पास जाते हैं, हमारा असल मौज़ू जो होता है वो तौहीद होता है, वो रिसालत होता है, वो आखिरत होता है। लेकिन हम देखेंगे 2 से 3 मिनट की बहस के बाद सामने वाला जो नॉन मुस्लिम है, वो ट्रिपल तलाक पर उतर जाएगा, वो हलाला पर उतर जाएगा, वो 4 शादियों पर उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उसकी याददाश्त में है। ये उसे मीडिया के ज़रिए घोल के पिलाया गया है कि इस्लाम का जब भी नाम आए तो उसको आतंकवाद से जोड़ा जाए, उसको पाकिस्तान से जोड़ा जाए, उसको कुछ स्पेसिफिक मुद्दे बनाए जाएँ, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो गया वक़्फ़ का मुद्दा हो गया, इन कुछ मौज़ूआत से उसको जोड़ने की कोशिश की गई है मीडिया के ज़रिए। इसलिए आप जब भी नॉन मुस्लिम से बात करेंगे, तो वो अपनी याददाश्त का सहारा लेता हुआ तौहीद पर आपसे बात नहीं करेगा, रिसालत पर आपसे बात नहीं करेगा, आखिरत पर आपसे बात नहीं करेगा, उसको बात करनी होगी 4 शादी पर, उसको बात करनी होगी ट्रिपल तलाक पर। ये है समाज की याददाश्त का मामला। इसी तरह आप ज़बान देखिए, तो वो वही ज़बान बोलेगा, जो वो मीडिया के ज़रिए सीख रहा है, जो वो बॉलीवुड की मूवीज़ के ज़रिए सीख रहा है, जो वो गूगल के ज़रिए अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर रहा है। समाज की आँख का भी यही लेना-देना है। मतलब मिसाल के तौर पे आप गूगल पे लिखिए टेररिस्ट, आपको कैफ़िया में कुछ लोग नज़र आएँगे, जिनका ताल्लुक इस्लाम से होगा। इस तरह एक बच्चा जो डेवलपिंग स्टेज में है, अपने 8 साल, 9 साल, 10 साल की एज में है, वो ये समझेगा कि इस्लाम जो है वो एक पर्टिकुलर जो है दहशतगर्द या इस तरह का मामला इस्लाम से उसको मंसूब करता हुआ वो पाएगा। यही चीज़ वो बोलेगा, जब वो बोलेगा तो उसकी ज़बान में आपको कड़वाहट नज़र आएगी। इसलिए आज के दौर में ज़रूरी है ये समझना कि बयानिए कैसे तय हो रहे हैं। लोगों के समझने का नज़रिया कहाँ से डेवलप हो रहा है, उसको बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अब थोड़ा गहराई से हम अगर ये समझने की कोशिश करें कि जर्नलिज़्म होता क्या है? तो जर्नलिज़्म आप लोगों ने सुना होगा जर्नल, मैगज़ीन उससे लिया हुआ लफ्ज़ है, जिसके माने होते हैं तहरीर के, रिसाले के। मैगज़ीन, तहरीर, रिसाला आप समझ सकते हैं। कुछ उर्दू इस्लामिक राइटर्स ने इसको तहरीर और रिसाले से मंसूब किया है। एक किताब है लिसानुल अरब, उसके मुसन्निफ़ लिखते हैं कि सहाफ़त का मायने जो होता है, वो सहफ़ से लिया हुआ है, सहाइफ़ से लिया हुआ है, सहीफ़ा से लिया हुआ है। और हम जानते हैं कि कुरान करीम में तकरीबन 8 मुकामात पर सहीफ़ा का लफ्ज़ आया है, सहफ़ का, सहीफ़ा का लफ्ज़ आया है। जिसमें से एक जो मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा, सूरह आला में 18-19वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्न हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ी इब्राहीम व मूसा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यानी ये बातें पहले के सहीफ़ों में भी आई हैं, यानी पहले की किताबों में भी, जो पहले अल्लाह ताला ने किताबें दी थी, उनमें भी आई हैं। यानी आगे आया सुहूफ़ इब्राहीम व मूसा, इब्राहीम और मूसा अलैहिस्सलाम की किताबों में। तो हम ये चीज़ समझ सकते हैं यहाँ से कि ये जो लफ्ज़ है सहीफ़ा का, सहाइफ़ का, सहफ़ का जर्नलिज़्म जो पूरी फ़ील्ड है, कम्युनिकेशन की जो चीज़ है, ये अभी के दौर की ज़रूरत नहीं है। ये हमेशा से चला हुआ आ रहा है। इसी तरह आप देखिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर आते थे। तो ये कम्युनिकेशन का जो ज़रिया है, ये भी सहाइफ़, सहीफ़ा से लिया हुआ लफ्ज़ है। इसी तरह एक दूसरी किताब है असासुल बलागा।
उसमें भी यही बात कही गई कि सहीफा, सहाइफ, सहफ, ये सारी चीजें जो है वो खाल पर या कागज के टुकड़े पर लिखी हुई तहरीर को कहा जाता है। तीसरी एक किताब जेर मुताला रही, जिसमें लिखा गया मतनुल लुगा किताब का नाम है, जिसमें लिखा गया कि सहाफत खबरों के नशर करने का पूरा प्रोसेस है। यानी खबर को इकट्ठा करना, उसको ये जानना कि उसकी हैसियत क्या है समाज में, कितनी प्रोड्यूस करना है न्यूज, और किस वक्त प्रोड्यूस करना है न्यूज को, उसका समाज पर क्या असर पड़ेगा, और ये सारी जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को सहाफत कहते हैं। महमूद अजमी एक राइटर की हैसियत रखते हैं, वो लिखते हैं कि ये एक इज्तिमाई निज़ाम है। सहाफत जो है वो एक इज्तिमात को, एहसासात को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता है। ये बहुत इजी और सरल डेफिनेशन है जो आज के लिए, मतलब अगर हम लें इसको तो बहुत इजी महसूस होगी, और बहुत इजी है इसको समझना। आज के दौर से हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि एक इज्तिमाई अमल है जिसके जरिए हम अपने अफकार को, ख्यालात को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे हैं। तबादला ख्याल जिसको कहा जाता है, वो मोहम्मद अजमी अपनी किताब में लिखते हैं। ये हम कुछ बात किए इस्लामी लोगों की। अब अगर अंग्रेजी सहाफत के सदर देखाम स्टेट की बात करें तो वो लिखते हैं कि जर्नलिज्म जो है वो दूसरे पेशों की तरह कोई पेशा नहीं है, बल्कि कई पेशों का मजमुआ जर्नलिज्म है। ये भी एक बहुत इजी और सरल डेफिनेशन है जो हम इजी से मतलब आसानी से समझ सकते हैं कि दूसरे पेशों की तरह तो ये नहीं है, बल्कि सब पेशों का मजमुआ है। मतलब आज से अगर 100 साल पहले, 100 साल पहले भी नहीं, 60-70 साल पहले भी अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि प्रॉपर जर्नलिज्म का कोई कोर्स नहीं होता था। लोगों को पॉलिटिकल साइंस में अगर इंटरेस्ट है तो वो पॉलिटिकल बीट कवर करते थे, पॉलिटिकल खबरें दिखाते थे। इसी तरह अगर किसी आदमी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो वो स्पोर्ट्स की खबरों पर महारत रखता था, स्पोर्ट्स की खबरों को दिखाने का काम करता था। इसी तरह कोई इंटरनेशनल रिलेशन में किसी को फौकियत हासिल है, वो इंटरनेशनल रिलेशन की खबरें दिखा रहा है। किसी को मूवीज बॉलीवुड में इंटरेस्ट है तो वो उनकी खबरों को ब्रॉडकास्ट कर रहा है। तो प्रॉपर कोई इसके लिए डिपार्टमेंट नहीं हुआ करता था, कोई कॉलेजेस नहीं हुआ करते थे, अलग से कोई पढ़ाई नहीं हुआ करती थी। लोग जिस फील्ड के माहिर थे, इकोनॉमिक्स के माहिर हैं, वो बिजनेस से रिलेटेड खबरें आपको दिखा रहे हैं। ये काम हुआ करता था उस दौर में। देखा मिस्टेट जो अंग्रेजी सहाफत के सदर माने जाते हैं, उन्होंने जर्नलिज्म की ये डेफिनेशन दी। इसी तरह अगर एक दूसरे अंग्रेजी राइटर, अंग्रेजी अमेरिकन जर्नलिस्ट गुजरे हैं, वॉल्टर लिपमैन। उन्होंने कहा कि सहाफत जो है वो जमहूरियत की बुनियाद है, और सरकार और अवाम के दरमियान पुल का काम जो करती है वो सहाफत करती है। ये भी बहुत आसानी से समझी जाने वाली चीज है कि एक सरकार जो स्कीम बना रही है, पॉलिसी बना रही है, उसको अवाम तक पहुंचाने का काम, और अवाम के जो मुद्दे हैं, अवाम जो प्रोटेस्ट कर रही है, जो एहतजाज कर रही है, अवाम में जो नाराजगी है, उसको सरकार तक पहुंचाने का जो ये काम है, जो ये पुल का काम हो रहा है, वो जर्नलिज्म का काम है, वो सहाफत का काम है। ये वॉल्टर लिपमैन की डेफिनेशन है। इसी तरह नॉम चॉम्स्की एक अमेरिकन सहाफी गुजरा है, अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि सही है या गलत है, आप मुत्तफिक हो या ना हो, उनकी ये डेफिनेशन रही कि हर दौर में मीडिया जो है, जर्नलिस्ट जो है, वो सरमायादारों के हाथ में रहे हैं, बिजनेसमैन के हाथों में, जिनके पास ज्यादा पैसा हो उनके हाथ में ये पूरा शोबा रहा है। और वो अपने हिसाब से प्रोपेगेंडा कराते हैं। आज के दौर में भी हम देखें, एक गोदी मीडिया की हम बात करें या मोदी के कॉन्टेक्स्ट में इंडियन मीडिया की बात करें, तो हम देखेंगे कि एक तरीके का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। ये भी आज के दौर से बहुत रिलेवेंट जो एग्जाम्पल है, जो डेफिनेशन है, वो हमें मालूम होती है नॉम चॉम्स्की की, कि प्रोपेगेंडा के जरिए मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। हर दौर में ये ताकतवर फिरके के हाथ में रहती है, ताकतवर लोगों के हाथ में रहती है, जो अपने तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। गलत हो इस्तेमाल या सही हो, ये मतलब अहमियत का हामिल नहीं है, बस करते हैं, ये नॉम चॉम्स्की का कहना है। इसी तरह एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर मेहदी हसन। उन्होंने कहा कि एक सहाफी को हमेशा 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 सरकार के खिलाफ होना चाहिए। क्यों के जवाब में वो कहते हैं कि अगर सहाफी सरकार के खिलाफ नहीं होगा तो सरकार जवाबदेही अपनी कैसे तय करेगी। हमेशा एक सहाफी को जो है
वो सरकार से तनकीदी सवालात पूछते रहना चाहिए, ताकि सरकार को ये पता चले कि हमसे जवाब तलब करने वाला भी कोई है, और वो अच्छे काम करे और ज़्यादा घोटाले वगैरह ना करे। ये डॉक्टर मेहदी हसन की डेफिनेशन रही। इसी तरह मतलब इतनी सारी डेफिनेशन आपके सामने रखने की असल वजह ये थी कि आप ये समझें कि जर्नलिज्म की कोई एक कोर डेफिनेशन नहीं है। हर आदमी हर दौर में अपने-अपने तरीके से इसकी डेफिनेशन बताता रहा, बनाता रहा। एक ईज़ी वे में सब डेफिनेशन को मिला के आप ये कह सकते हैं कि एक कम्युनिस्ट के नज़दीक मार्क्सिस्ट नज़रियात को लोगों पर उतारना, मार्क्सिस्ट नज़रियात को लोगों पर छोड़ना, लोगों पर उसका इम्पैक्ट बनवाना, ये जो काम है, ये जर्नलिज्म हो सकती है। इसी तरह अगर कोई सरमायादार आदमी है, कोई बिज़नेसमैन है, कोई ताजिर है, उसके लिए आज़ाद तिजारत जो है, वो जर्नलिज्म हो सकती है। उसको नहीं मतलब कि आप झूठी खबर दे रहे हैं, आप सही खबर दे रहे हैं या नई खबर दे रहे हैं, उस खबर से कितने लोगों को नुकसान होगा, उस बिज़नेसमैन को नहीं मतलब। उस बिज़नेसमैन के लिए सिर्फ़ आज़ाद तिजारत है जर्नलिज्म। और अब इसके दूसरे फ़ेज़ की हम बात करें, इसकी ज़रूरत क्या है? तो हम पाएँगे कि हर दौर में इसकी ज़रूरत रही है, और हर तरीके से आप अ, सहाफ़ी का काम कर रहे होते हैं। यानी एक जगह से दूसरी जगह अपने ख़यालात को, नज़रियात को, अफ़कार को फैलाने का जो काम है, वो कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी को फ़ोन करते हैं, हो सकता है आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई बात करनी हो सकता है आपको हिस्ट्री से रिलेटेड कोई बात करनी हो सकता है आपको कैंपस से रिलेटेड, तंज़ीम से रिलेटेड कोई बात करनी हो। लेकिन आपका पहला सवाल जो होगा सलाम के बाद, वो होगा खैरियत का। आप पूछेंगे खैरियत। ये खैरियत खुद में एक जर्नलिज्म स्किल है। आप पूछ रहे हैं खैरियत, यानी आप उससे उसका हाल-चाल पूछ रहे हैं। आप उससे उसके ख़यालात पूछ रहे हैं। वो बताएगा नहीं मैं तो ये करना चाह रहा था, मैं तो वो करना चाह रहा था। तो ये खैरियत का जो तरीका है, ये खुद में जर्नलिज्म स्किल है। मतलब मिसाल के तौर पे आपके सदर हलक़ा को आपको किसी वजह से डाँटना है, वो फ़ोन करते ही नहीं डाँटना शुरू करेगा। वो आपको फ़ोन करेगा, वो आपसे खैरियत पूछेगा। इस खैरियत के जवाब में आप ये बता सकते हैं कि मैं तो यूनिट में प्रोग्राम करना चाह रहा था, लोग आते ही नहीं हैं और ये दिक्कतें मुझको पेश आ रही है, इसका हल किया जाए। तो ये तबादला ख़्याल जो है, ये जर्नलिज्म कहलाता है, ये सहाफ़त कहलाता है, ये सहीफ़ा कहलाता है। और हर दौर में इसकी ज़रूरत पेश आई है। और मतलब अगर आप ये सोचिए कि अगर जर्नलिज्म नहीं रहता, अगर सहाफ़त नहीं रहता, तो हम कहाँ रहते? मिसाल के तौर पे अगर किसी शख़्स को पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, वो पॉलिटिकल साइंस छोड़े और अपने काम में लग जाए। अगर किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, मेडिवल हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, एंशिएंट में हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, वो उस पर्टिकुलर चीज़ को छोड़े और दूसरे कामों में लग जाए। किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, वो उस चीज़ को छोड़े। जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप उस सब्जेक्ट को छोड़ के अपना काम चला सकते हैं, लेकिन जर्नलिज्म को छोड़ के आप अपना काम नहीं चला सकते। मिसाल के तौर पे अ, अगर जर्नलिज्म को छोड़ा जाता, तो हम तकरीबन जंगलों में होते और पेड़-पत्तों के ज़रिए अपना जिस्म ढक रहे होते। ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि हर दौर में हर किसी ने ये चाहा है कि उसने जो खोज की है, जो मालूमात इकट्ठा की है, वो अपनी दूसरी नस्ल तक पहुँचा दे। एकदम बेसिक मिसाल मैं अगर आपको दूँ, तो अगर किसी शख्स ने 1 से 10 तक गिनती की खोज कर ली है और 10 तक गिनती की खोज करने के बाद वो मर जाए और आगे की नस्ल को ये ना पता चले कि वो 10 तक गिनती की खोज कर चुका है, तो अगली नस्ल फिर से 1 से शुरू करेगी। उसकी अगली नस्ल फिर से 1 से शुरू करेगी, उसकी अगली नस्ल फिर से 1 शुरू करेगी। ये ऐन मुमकिन है कि क़यामत तक हम 1 से 10 और 1 से 12 के बीच के नंबर में अटक के रह जाएँ। इससे बेहतर और अक्लमंदी का तकाज़ा ये होता है कि एक आदमी 1 से 10 नंबर तक खोज कर लिया, वो ये चीज़ लिख के मर गया। दूसरा 11 से 20 तक खोज करेगा, वो चला जाएगा। तीसरा 21 से 30 तक करेगा। इस तरह ये सिलसिला जो चलता रहेगा, वो मेरे और आपके लिए, समाज के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हम तमाम बेहतर तरीके से जानते हैं कि अल्लामा शिबली नोमानी ने सीरतुन नबी पर काम शुरू किया था, सीरतुन नबी की 4 जिल्दें मुकम्मल की थी। उसके बाद बकिया जो 2 जिल्दें हैं, उनके शागिर्द ने मुकम्मल की। यानी वहाँ से उन्होंने काम को उठाया, जहाँ से अल्लामा शिबली नोमानी ने छोड़ दिया था। अगर वो भी वहीं से शुरू करते जहाँ से अल्लामा शिबली नोमानी ने शुरू किया था, तो ऐन मुमकिन है कि अल्लामा शिबली नोमानी जहाँ तक खत्म किए थे, वो वहीं तक पहुँच पाता। हमारा दायरा जो है, हमारी लिमिट जो है, वो महदूद हो जाती। इस लिमिट को लामहदूद करने के लिए ज़रूरी है कि अपनी जो चीज़ें हैं, हमारी जो खोज है, हमारी जो इजादात हैं,
वो लिखी जाए, वो अगली नस्ल को, वो दूसरे लोगों को बताई जाए। और आप लोगों ने सुना होगा, जरूरत जो है वो इजाद की माँ है। हर दौर में जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई, वैसे वैसे इजादात होती गई। यानी पहले एकदम शुरुआती दौर में दरख्तों पर, खालों पर लोग लिखा करते थे। खतो किताबत जो है वो दरख्तों पर, खालों पर चलती थी। फिर मिस्र के लोगों ने छिलकों के जरिए, केले के छिलके पर, सेब के छिलके पर लिखना पढ़ना शुरू किया। इसी तरह मामला और आगे बढ़ा। कुछ सालों बाद गाय की खाल पर, बकरे की खाल पर लोग लिखना पढ़ना शुरू किए। चीनियों ने रेशम की एक किस्म को किताबत का जरिया बनाया। उसके बाद बहुत सालों बाद कागज की इजाद हुई। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस आया तो फिर वो बाइबल, यानी मजहब की प्रीचिंग के लिए उसको शुरुआती दौर में इस्तेमाल किया गया। फिर टेलीग्राफ आया। टेलीग्राफ तक जो है हम लिखने पढ़ने यानी आंख के इस्तेमाल तक महदूद थे। फिर कई सालों बाद रेडियो आया। अब वो इंसान भी इंटरेक्ट कर सकता है जो पढ़ नहीं सकता, जो देख नहीं सकता। वो इंसान भी अब लोगों से, समाज से कनेक्ट हो सकता है, वो सुन सकता है। मतलब जरूर नहीं है कि आप पढ़िए, आपको पढ़ना लिखना आए तभी आप रेडियो पर कनेक्ट हो। रेडियो पर आप सुनिए और सुनकर पता लगा सकते हैं। इसी के कुछ सालों बाद जो है वो टीवी की खोज हुई, टीवी आया। अब आप जो है वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। यहाँ तक जो है रेडियो टीवी तक जो इजादात हुई वो एक तरफा रही। यानी आप सिर्फ सुन सकते हैं, आप अभी भी सामने वाले पर मुनहसिर हैं। टीवी पर न्यूज आ रही है, आपको अगर किसी जरूरी काम से जाना है तो आप टीवी की न्यूज आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। इसी तरह मतलब आप जो है वो सामने वाले पर मुनहसिर हैं। उसके कई साल बाद इंटरनेट आया। अब आप खुद में मालिक हैं। अब आप जो चाहेंगे वो होगा। यूट्यूब आया, फेसबुक आया, इंस्टाग्राम आया, ट्विटर आया। ये सारी चीजें आपको मालिक बनाती हैं। एक टर्म है यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट। अब आप जो है वो कंटेंट बना सकते हैं। अब आप जो है वो लोगों को अपनी महारत दिखा सकते हैं, किसी भी चीज से, किसी भी चीज के लिए मतलब अवेयर कर सकते हैं। सारी चीज अब आपके हाथ में आ गई। आप चाहें तो अभी पढ़ रहे हैं, आपका मन नहीं कर रहा है, आप आधे घंटे बाद पढ़ सकते हैं। सारी चीजें मतलब आपके कंट्रोल में आ गई इंटरनेट के जरिए। फिर सोशल मीडिया आया, फिर एआई आया। इस तरह मतलब चीजें जो है वो बढ़ते गई। लेकिन ये पूरी चीजें जो आई, ये नई नई इजादात जो हुई, ये एक तरफ से तो फायदेमंद रही, लेकिन कुछ हद तक ये नुकसानदार रही। नुकसानदेह के तनासुर में हम अ, बात किए थे नॉम चॉम्स्की की, कि उन्होंने प्रोपेगेंडा की बात की थी कि मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा सेट होता है। इसी तरह इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए दो और थ्योरीज हैं हमारे सामने, फ्रेमिंग थ्योरी और प्राइमिंग थ्योरी। इसके जरिए ये तय किया जाता है कि इंसान को कितना सोचना है, कब सोचना है और किस जाविये में सोचना है। ये सारी चीजें भी है वो मीडिया तय करती है। मिसाल के तौर पे आप जिस शहर में हैं, खबर ये आएगी कि उस शहर में सैलाब आने वाला है। सैलाब आने वाला है, आपको बचना है। आप बचने के कई तरीके सोच सकते हैं, लेकिन चूंकि टीवी पर ये दिखाया जाएगा कि सैलाब इस तरफ से आ रहा है, आपको इस तरफ से बाहर निकलना है। अब आप सोचने समझने छोड़ दिए। अब आप ये सोच रहे हैं मुझको इस तरफ से भागना है। अब आप ये सोचना छोड़ दिए कि मैं ऊपर भी तो जाके बच सकता हूँ, मैं टेरिस पे भी जाके बच सकता हूँ। आप ये सोचना छोड़ चुके हैं। यही फ्रेमिंग और प्राइमिंग जो थ्योरी है, उसका मकसद लोगों को बताना रहा है कि मीडिया लोगों के सोचने समझने की सलाहियत को एक डायरेक्शन दिखाती है जो कुछ हद तक सही है और बहुत हद तक, खासतौर पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो गलत है। इसी के तनासर में नेपोलियन ने अपनी किताब में लिखा है कि चार मुख्तलिफ अखबारात जो हैं वो 1000 बम से ज्यादा डेंजरस हैं, ज्यादा खतरनाक है। चार मुख्तलिफ अखबारात 1000 बम से ज्यादा डेंजरस है। यानी ये कि वो चार अखबारात में अलग अलग जाविये से जो खबर आएगी, उसको अलग अलग मजहब के, अलग अलग रिलीजन के मानने वाले जो लोग होंगे, वो जिस सेंस में लेंगे, वो 1000 बम से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसी तरह अकबर इलाहाबादी अपने दौर में एक शेर लिखते हैं कि न तीर निकालिए न तलवार निकालिए, न तीर निकालिए न तलवार निकालिए, जब तोप हो मुकाबिल तो अखबार निकालिए। इसी तरह अगर अखबार की तारीख की हम बात करें तो पहला अखबार एक्टा दुर्ना आया, जिसका लातीनी जबान में मतलब होता है यौमिया वाकया। यानी दिन भर के जो वाकयात होते थे उसको इस अखबार के जरिए मंजर आम पर लाया जाता था। इसी तरह फिर लंबे अरसे तक अखबार का जो सिलसिला चला वो इस तरीके से चला कि हुकूमत का उस पर कब्जा।
गवर्नमेंट ये देखती थी कि कितनी चीजें हमारी तरफ से हैं, कितनी चीजें हमारी तरफ से नहीं है। जो चीजें उनकी तरफ से नहीं होती थी उसको जो है वो निकाल देते थे, उसको जो है वो डिलीट कर देते थे। अब आज के तीसरे और अहम मौजू की तरफ मैं जाऊं कि सहाफत किस तरह होनी चाहिए, और कुछ बेसिक चीजों में डिफरेंस की तरफ अगर मैं जाऊं, तो सहाफत जो होती है वो खबर के तसलसल से होती है, खबर फैलाने से होती है। खबर और राय में बहुत बुनियादी फर्क है। एक खबर जो होती है वो एज इट इज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का नाम सहाफत है। यानी आपको ये पता चला यहाँ ऐसा हमला हुआ, आप आए और टीवी पर बता दिए इस जगह ऐसा हमला हुआ, ये तो खबर हुई। लेकिन इसमें आप अपनी तरफ से 4 चम्मच शक्कर डाल के घोल के जो बात आवाम को पहुंचाएंगे वो होगी आपकी राय, जिससे एक नया बयानिया जनरेट होगा। मिसाल के तौर पे लाल किले पे बम ब्लास्ट हुआ। अब आप एक नया बयानिया देंगे कि चूंकि राम मंदिर में ब्लास्ट होना था इसलिए पहले हो गया, और ये साजिश थी, ये था वो था, ये वो आप ऐड कर रहे हैं इसमें, ये आपकी राय है, ये सहाफत नहीं है। इसको एक नया टर्म दिया गया येलो जर्नलिज्म का, सेंसेशनलिज्म का वर्ड दिया गया इसको, इस्तेलाह दी गई। यानी ये कि सेंसेशन फैलाना, लोगों में बेचैनी पैदा करना, खिलाफ बोलना, झूठ बोलना, प्रोपेगेंडा बोलना, ये सारी चीजें जो है येलो जर्नलिज्म के अंडर में आती हैं। इसी तरह मैं बहुत बार 3 इस्तेलाह का इस्तेमाल किया: जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया। इन तीनों में बुनियादी फर्क है। जर्नलिज्म तो हम समझ लिए, सहाफत से उसका ताल्लुक, मतलब सहाफत कहते हैं उसको उर्दू में, और जर्नल से, तहरीर से, रिसाले से उसका लेना देना है। इसी तरह अगर मास मीडिया की हम बात करें, वर्ड से अगर हम समझें तो बहुत आसानी होगी कि मास मीडिया, मास यानी हुजूम, अवामुन्नास, मीडिया यानी मीडिया, मीडियम का प्लूरल है। यानी एक टीवी जो है वो मीडिया है, वो मीडियम है अवाम की बात यहाँ से वहां पहुंचाने का। तो मास मीडिया जो होता है वो आवाम तक बात पहुंचाने का एक तरीका है। इसी तरह मास कम्युनिकेशन जो है वो मास तक कम्युनिकेट करने की चीज को मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। बहुत इस्तेलाह जो है वो बहुत भारी भरकम दिखती है, लेकिन उसका उतना मतलब होता नहीं। यानी आप एक बड़े हुजूम से कम्युनिकेट कीजिए, उसको मास कम्युनिकेशन कहेंगे। आ, इसी के चलते अगर हम न्यूज वैल्यू पर बात करें कि एक खबर जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, ये कैसे डिसाइड होगा। न्यूज वैल्यूज की अगर हम बात करें तो एक खबर दिल्ली में बैठे इंसान के लिए खबर हो सकती है, लेकिन आंध्र प्रदेश की में बैठे इंसान के लिए वो खबर नहीं होगी। मिसाल के तौर पे दिल्ली में भूकंप आने वाला है, ये दिल्ली का कोई इंसान जानेगा तो वो कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेगा, ये उसके लिए खबर है, उसके लिए अच्छी खबर है, बेहतर खबर है, रिलेवेंट है उसके लिए। आंध्र प्रदेश के आदमी के लिए रिलेवेंट नहीं है। आंध्र प्रदेश का आदमी जान के क्या करेगा कि दिल्ली में क्या चल रहा है। इसी तरह एक वक्त, एक मुनहसर, एक पर्टिकुलर वक्त तक जो है एक खबर की अहमियत होती है। मिसाल के तौर पे धर्मेंद्र का कुछ दिन पहले इंतकाल हुआ। अब 4 दिन बाद उसको किसी न्यूज चैनल पर दिखाया जाए ब्रेकिंग न्यूज में कि धर्मेंद्र का इंतकाल हो गया है, तो लोग उस चैनल को देखना छोड़ देंगे, उस सहाफी का बायकॉट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो न्यूज जो है वो अब पुरानी हो चुकी, उसकी रिलेवेंस जो थी उसकी वो जा चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। वो धर्मेंद्र के इंतकाल के 2-3 घंटे तक उसकी जो है वो रिलेवेंट होगी वो न्यूज, उसके बाद उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो खत्म हो चुकी है। इसलिए हम ये समझे कि एक खास वक्त तक, एक खास मुकाम में न्यूज वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। जरूरी नहीं है कि मेरे लिए जो न्यूज हो वो आपके लिए भी हो, या आपके लिए जो न्यूज हो वो मेरे लिए भी हो। न्यूज राइटिंग की बात की जाए तो बुनियादी ढांचा राइटर्स के जरिए, जर्नलिस्ट के जरिए बताया गया वो 5W1H का था। बेसिक सी चीज है, आप लोग शायद जानते होंगे कि 5W जो हमारे हैं, व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर, ये सारी चीजें, 1H, हाउ, ये सारी चीजें एक न्यूज स्टोरी में कवर होनी चाहिए। इसी तरह इन्वर्टेड पिरामिड में जो है वो न्यूज हमें पेश करनी चाहिए। इन्वर्टेड पिरामिड का मतलब ये कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सबसे पहले, उसके बाद उससे कम इंपॉर्टेंट, उसके बाद उससे कम इंपॉर्टेंट, फिर आखिर में सबसे कम इंपॉर्टेंट। ये न्यूज का जो तरीका है वो बहुत साइकोलॉजी समझ के बनाया गया है, ऐसा मैं समझता हूँ। मतलब ये कि एक 2000 वर्ड की स्टोरी है,
एक आदमी पूरा 2000 वर्ड पढ़ने नहीं जाएगा। वो शुरुआत के 2 से 3 पैराग्राफ पढ़ के पूरी स्टोरी क्या है उसका अंदाजा लगा लेगा। तो जरूरी यह है कि शुरुआत के 2 से 3 पैराग्राफ में आप पूरा निचोड़ उसके सामने रखते हैं। इसी तरह अगर एक 10 मिनट की खबर है, तो कोई भी आदमी या ज्यादातर आदमी पूरा 10 मिनट सुनने नहीं जाएगा। वो शुरुआत के 2 से 3 मिनट में ये फैसला ले लेगा कि उसको आगे की खबर सुननी है या नहीं सुननी है, या खबर पूरी जान चुका वो या नहीं जान चुका। ये सारी चीजें शुरुआत के 2 से 3 मिनट में तय होगी। इसलिए जरूरी यह है कि उस 2 से 3 मिनट में सबसे इम्पोर्टेंट जो खबर का पहलू है वो दिया जाए। अ, आखिर में एक दो अहम इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे छूट रहे हैं। पहला ये कि जर्नलिज्म क्या होता है, क्या है, इन तमाम चीजों पर हम बात की। एक एसएमसीआर मॉडल है जो मैं यहाँ आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूंगा। शैनन वीवर का ये मॉडल रहा है, एसएमसीआर मॉडल। एस यानी सेंडर, एम यानी मैसेज, सी यानी चैनल और आर यानी रिसीवर। एसएमसीआर मॉडल। सेंडर यानी ये कि मालूमात जिस तक आई, मालूमात जो दे रहा है वो सेंडर। यानी अगर इस मीटिंग की बात करें तो मैं सेंडर हूँ। मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो मैसेज आप तक पहुंच रहा है। किसके जरिए पहुंच रहा है? जूम के जरिए पहुंच रहा है। तो जूम यहाँ चैनल का काम कर रहा है, आप जो है वो रिसीवर का काम कर रहे हैं। तो ये एसएमसीआर मॉडल एक बेसिक स्ट्रक्चर है जर्नलिज्म को, सहाफत को समझने के लिए कि एक जगह से मालूमात दूसरे जगह तक कैसे मुंतकिल होती है। और इसी में आगे लोगों ने फीडबैक का पहलू जो है वो जोड़ दिया। SMCRF इसको कहा जाने लगा। यानी सेंडर मैसेज भेजेगा चैनल के जरिए रिसीवर तक, और रिसीवर फिर फीडबैक भेजेगा सेंडर को, फिर सेंडर फीडबैक भेजेगा रिसीवर को। इस तरह ये जो है रोटेशनल मोशन में चीजें जो है हमारी सर्कुलर मोशन में किसी भी तरह मतलब चलते रहेंगी। ये खत्म होने वाली चीज नहीं है। अब एक अहम टॉपिक कि जर्नलिज्म में अगर किसी को करियर बनाना है तो वो किस तरह बनाना है और वो क्या कर सकता है, क्या क्या करियर के ऑप्शन खुलते हैं। दो मेन बड़े कहिए या दो मेन इसमें पार्टीशन आप कीजिए। एक तो वो कि अगर आपका बैकग्राउंड बीजेएमसी रहा है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन रहा है, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन रहा है, आप नेट कीजिए, जेआरएस कीजिए, पीएचडी कीजिए, प्रोफेसर बनिए, पढ़ाइए लोगों को। एक तो ये है। और दूसरा जो है, अगर आप न्यूज रूम में जाना चाह रहे हैं तो ये तरीका है कि आप कहीं से पीजी डिप्लोमा कीजिए। आपका बैचलर किस में हुआ है ये इंपॉर्टेंट का हामिल नहीं है, ये कोई इसमें दोहराए नहीं। मिसाल के तौर पे आपका उर्दू से हो सकता है, आपका इंग्लिश से बैचलर हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पीजी डिप्लोमा जर्नलिज्म में कर लीजिए। 9 से 10 महीने का कोर्स होता है। उसके बाद आपको या तो अगर किसी अच्छी जगह से आप कर रहे हैं तो कैंपस प्लेसमेंट मिल जाएगा, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो पीजी डिप्लोमा की जो अहमियत होती है वो एक मास्टर से ज्यादा होती है। मतलब मिसाल के तौर पे एक न्यूज चैनल में अगर वैकेंसी निकले और उस वैकेंसी के लिए एक मास्टर्स किया हुआ आदमी जाए और एक पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म किया हुआ आदमी जाए, तो पीजी डिप्लोमा वाले को ज्यादा फौकियत दी जाएगी, ज्यादा अहमियत दी जाएगी। अब सोने पे सुहागा ये होगा कि आप पीजी डिप्लोमा किसी अच्छी जगह से कीजिए। हिंदुस्तान का सबसे मशहूर और फर्स्ट रैंकिंग इदारा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, IIMC। 9 महीने का वहाँ कोर्स होता है पीजी डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म। वहां से अगर आप करते हैं तो वो टॉप मोस्ट माना जाता है। उसके बाद मतलब आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब वैसे तो तरबियत का मामला ये है कि आप पढ़ते रहिए, तंजीम से आपका ताल्लुक है तो आप पढ़ते रहिए, लेकिन ऑफिशियल जो पढ़ना होता है डिग्री वाला, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। IIMC में कैंपस प्लेसमेंट होता है, 70-80% लोगों का कैंपस प्लेसमेंट होता है। आप वहीं से जो है वो कैंपस प्लेसमेंट लेके नए नए बड़े बड़े न्यूज रूम में जा सकते हैं। रिपोर्टर, एंकर, एडिटर, चीफ एडिटर, ये सारी चीजें इस रास्ते से बनी जा सकती है। इन चीजों में बेसिक फर्क होता है। रिपोर्टर यानी आप देखते होंगे सड़क पर जो बेचारा उतरा रहता है धूप में और जाके लोगों से पूछ रहा होता है कि किसकी सरकार बनेगी और आप ब्लूप्रिंट दिखाइए। ये सारी चीजें जो हो रही होती हैं वो रिपोर्टर के जरिए हो रही होती है। एक रिपोर्टर अपना कई साल
जब फील्ड में गुजार देता है तो वो एंकर बनता है। अब वो न्यूज रूम में बैठता है और लोग स्क्रिप्ट पे मेहनत करते हैं। उसका काम सिर्फ टीपी में देख के, टेलीप्रॉम्प्टर में देख के पढ़ने का होता है। एंकर, अगर एंकर को लफ्ज से समझा जाए, मतलब मैं समझता हूँ कि हर इख्तलाफ लफ्ज से समझा जाए तो हम काफी करीब तरफ से पहुंच सकते हैं। मौलाना मौदूदी का भी अ, ये जाविया था, मतलब सोचने का, कि वो एक जमात बना है तो उसके प्रेसिडेंट को अमीर कहे। अमीर का मतलब खुद प्रेसिडेंट के होते हैं। इसी तरह एक इस्लामी जमात बना है तो उसका नाम जमात इस्लामी रखे। तो अगर हम वर्ड से समझेंगे तो काफी चीजें आसान होंगी। एंकर का जो लफ्ज है वो नाव से लिया हुआ है। आप देखते होंगे नाव जब पानी में रहती है तो उसके बह जाने का खतरा होता है, इसलिए नाव से एक धागा जाता है और वो धागे को कहीं खूंटी पर लटकाया जाता है। इससे वो नाव जो है वो रुकी रहती है अपनी जगह। वो जो खूंटी से लटकाया जाता है उसको कहा जाता है एंकर लॉक। एंकर का दरअसल काम भी ये होता है कि व्यूवर्स को अपनी जगह पे बैठा के रखे। मिसाल के तौर पे कोई टेक्निकल इश्यू है, टीपी में न्यूज चल नहीं रही है या कोई भी मसला है, तो एंकर इतना मंझा हुआ होता है कि कोई दूसरी खबर लाके, या आप ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं, किसी का प्रचार करके कुछ करके वो अपने व्यूवर्स को वहीं रोक के रखने का काम एक एंकर करता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि न्यूज जो होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है, सब्जेक्टिव नहीं होती। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि उसमें इंसान के अपने जाती मशवरे शामिल नहीं होते। तकरीबन तमाम चीजें हम कवर कर चुके हैं। एक आखिरी पॉइंट है, मैं आप तमाम की सबसे ज्यादा तवज्जो जो है वो यहाँ चाहूंगा, और ये आखिर में रखने का मकसद भी मेरा ये रहा कि आप तमाम की तवज्जो जो है मैं यहाँ मरकूज करवा सकूं कि सहाफत सिर्फ आज के दौर में करने से हमारा काम नहीं चलेगा। हमें इस्लामी सहाफत की जरूरत है। सिर्फ ये एक जुमला सुन के हो सकता आपके मन में कई सारे सवालात आए हों, 10-15 सवालात आए हों कि अभी तक मैं कह रहा था कि जर्नलिज्म जो है, सहाफत जो है वो ऑब्जेक्टिव होती है। अब अगर मैं इस्लामी सहाफत की बात कर रहा हूँ तो वो तो खुद में सब्जेक्टिव हो गई। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लामी हम ये हमारा ये मानना है कि इस्लाम जो है वो मुकम्मल निज़ाम हयात है, और जर्नलिज्म जो है वो एक निज़ाम हयात का पार्ट है। आप सियासत कर रहे हो, मईशत कर रहे हो, तिजारत कर रहे हो, आप सो रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, जाग रहे हो, कैंपस में हो, स्पीच कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहां पर अगर इस्लाम नहीं आ रहा है तो चीज मुकम्मल नहीं हो रही है, चीज अधूरी है। इसलिए सहाफत खुद में बेहतरी ला सकती होगी समाज में, लेकिन समाज की तश्कील नौ के लिए जरूरी है इस्लामी सहाफत का सहारा लिया जाए, इस्लाम को गालिब दिखाया जाए। हम सियासत की बात कर रहे हो, मईशत की बात कर रहे हो, किसी कानूनी पहलू की बात कर रहे हो, तो जरूरी है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू उसका क्या है, ये हम लोगों को बताएं। आज के दौर में, आज के नौजवान में जो जनजी जनरेशन चल रही है वो इतनी फ्री नहीं है कि वो जाके मौलाना मौदूदी की किताबों का मुताला करेगी, वो अल जिहाद फिल इस्लाम पढ़ेगी, वो तनकीहात पढ़ेगी, वो रसायल व मसाइल पढ़ेगी, वो दूसरी जो भी मौलाना मौदूदी की किताबें नहीं है, सदरुद्दीन इस्लाही की किताबें रही हैं, सैयद कुतुब की किताबें रही हैं, या जो हमारे पुराने राइटर्स रहे हैं, जो हमारे पुराने सहाफी रहे हैं, मोहम्मद मुस्लिम से लेके जितने डॉक्टर निजातुल्लाह सिद्दीकी वगैरह सब रहे हैं, उन तक उनको पढ़ने का टाइम होना चाहिए लोगों के पास, और अपने बिजी शेड्यूल में से निकाल के पढ़ना चाहिए। लेकिन नहीं है इतना वक्त, इसलिए जो चीजें हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं उसमें इस्लाम का टेस्ट लाना जरूरी है। पहली बात तो ये। और मतलब अगर आपको इस पर भी सवाल है या इस पर भी तनकीद है या आप इस पर भी मेरे मुखालिफ हैं, तो मौलाना मौदूदी की एक बहुत ही बेहतरीन किताबचा है इस्लाम का निज़ाम हयात, वो आप पढ़िए। उसमें मौलाना मौदूदी सियासी निज़ाम, अखलाकी निज़ाम, रूहानी निज़ाम, माशी निज़ाम, सकाफती निज़ाम, हर निज़ाम के ताल्लुक से इस्लाम का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखने की कोशिश करते हैं। इसी तरह इस्लामी सहाफत उस वक्त और ज्यादा जरूरी होती है जब पूरी दुनिया इस्लामोफोबिया का शिकार हो। जब आप देखें कि न्यूज कोरोना पर नहीं चल रही है, न्यूज कोरोना जिहाद पर चल रही है, तब जरूरी है आपको ये बताना कि इस्लाम जो है वो क्या कहता है, इस्लाम का इस मामले में क्या कहना है। जब आप देख रहे हो कि आतंकवाद को, दहशतगर्द को, टेररिज्म को इस्लाम से जोड़ा जा रहा है, तब आपको वो हदीस कोट करना जरूरी हो जाता है कि एक बेगुनाह बेगुनाह इंसान की बेगुनाह इंसान की मौत जो है वो पूरी इंसानियत की मौत है।
ये हदीसों में आया है। इस्लाम का मौक़िफ़ ये है, ये बताना आपका ज़रूरी हो जाता है, आपका फ़र्ज़ हो जाता है। मैंने शुरू में कहा था कि सहाफ़त जो है वो एक अमानत है, एक ज़िम्मेदारी है। इसलिए अगर आप इस फ़ील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो ज़रूरी है कि इस अमानत को आप अमानत की तरह लें, एक ज़िम्मेदारी की तरह लें, सिर्फ़ एक बोझ की तरह आपको जाना है और न्यूज़ पढ़ के आ जाना है, इस तरह इसको मत लीजिए। इस्लामी सहाफ़त का जो असल मतलब इस्लामी सहाफ़त आपको कहीं किताब में देखने को नहीं मिलेगी, पढ़ने को नहीं मिलेगी। इस्लामी सहाफ़त ये होती है इस तरीके से। लेकिन इस्लामी सहाफ़त खुद में एक ऐसी चीज़ है, जो समाज के तश्कील-ए-नौ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या पर्टिकुलर कहूँ तो मीडिया के तश्कील-ए-नौ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिए कि जब भी बात आए अ, किसी चोर की बात आ जाए और वो चोर मुसलमान हो, उस मुसलमान का नाम लेके इंडियन मीडिया कोट करेगी। तो ज़रूरी हो जाता है कि जब वो कोई नॉन मुस्लिम हो, तो आप भी उसका नाम लेकर कोट करें। ज़रूरी ये इस वजह से होता है क्योंकि अगर सिर्फ़ मुसलमानों के नाम के साथ दहशतगर्द को जोड़ा जाएगा, तो एक आम नॉन मुस्लिम ये कहेगा कि ठीक है, हर मुसलमान दहशतगर्द तो नहीं होता, लेकिन हर दहशतगर्द मुसलमान होता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि जब अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर तनकीद की जा रही है, ठीक है, लेकिन जब वहाँ के लोग बाइज़्ज़त बरी हो रहे हैं, तो आप ये बात लोगों को बताइए कि वहाँ के लोग छूट गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर। इसी तरह जिन भी इस्लामिक स्कॉलर पर वो कलीम सिद्दीकी हों या कोई भी दूसरे हों, उन पर जब इस्लामोफ़ोबिया की वजह से निशाना बनाया जाए, वो तब्लीगी जमात हो या कोई भी नॉर्मल इंसान हो, जब उस पर एफआईआर होगी, कुछ होगा, जब उसको तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, तो ज़रूरी ये हो जाता है कि आप इस्लाम की बेहतरीन नुमाइंदगी करें। आप जर्नलिस्ट हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप बिज़नेसमैन हैं, आप कुछ भी हैं, आप सबसे पहले एक मुसलमान हैं। तो आप बाद में जो भी बन रहे हैं, उसमें मुसलमान की अक्कासी होना ज़रूरी है। अगर आप ये कर पाने का आज़्म रखते हैं, ये कर पाने का हौसला रखते हैं, तो आप ज़रूर बनिए एंकर, आप ज़रूर बनिए रिपोर्टर। और अगर आपके अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि आप भी जाकर गोदी मीडिया का शिकार हो जाएँगे, तो आप दूसरे लोगों को इसके लिए तैयार करने की कोशिश करें। क्योंकि हर इंसान के अंदर वो जो है वो सहाफ़ी है। अपने अंदर के सहाफ़ी को जगाने की ज़रूरत है। अपने अंदर का वो सहाफ़ी जो सच्चाई की तलाश में है, उसको जगाने की ज़रूरत है। दुरुस्त बयानिए के लिए खड़े होने की ज़रूरत है और एक ऐसा सहाफ़ी बनने की ज़रूरत है जिसके हाथ में कलम तो है, कलम के साथ ज़िम्मेदारी है, अमानत है, इस्लाम का अलम है, इस्लाम का परचम है, जिसे हमें झुकने नहीं देना है, जिसे हमें लोगों के सामने गलत साबित नहीं होने देना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें बेहतर सहाफ़ी बनने और सहाफ़त का कर्ज़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक आखिरी बात कि मौलाना मौदूदी एक सहाफ़ी की हैसियत से अपनी ख़िदमत अंजाम दिए हैं। आप में से शायद बहुत सारे लोग जानते हों, बहुत सारे लोग ना जानते हों। उन्होंने अल जमियत में तकरीबन 4 से 5 साल काम किया और उनके आर्टिकल्स जो हैं वो किताब की शक्ल में शाये हो चुके हैं। डॉक्टर खलील हामदी ने तरतीब दिया है उसे। 4 जिल्द है गालिबन आफ़ताब ताज़ा, जलवा नूर, बांग सहर और सदाए रस्ताखेज़, ये 4 जिल्दों में वो आ चुकी हैं। तकरीबन आज से 100 साल पहले 1924 से 1928 के दौरान इस्लामी सहाफ़त क्या होती है, अगर ये आपको समझना है, तो ये 4 किताबें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सुनने समझने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सेशन ओपन है क्वेश्चन आंसर्स के लिए। जो भी सवाल है कर सकते हैं। 5 मिनट का वक्त है हमारा। कोई सवाल करना चाहते हैं अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं।
ये चैट बॉक्स में शेख अब्दुल्ला की तरफ से एक छोटा सा सवाल आके है। अगर इसके दौरान कि हम सच्चाई को दिखाने पर हमारे जॉब पर कोई इफेक्ट हो तो क्या करें? मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा कि जॉब को छोड़ दिया जाए। लेकिन हिकमत के साथ आप उस पोजीशन पे जाके सोचने की कोशिश कीजिए कि वो सच्चाई अगर छुप रही है, मतलब सच्चाई को दिखाना कई तरीके से मैं ले सकता हूँ। पहला तो ये कि सच्चाई को छुपाने आपसे कहा जा रहा है। अगर झूठ आपको नहीं बताने बोला जा रहा है तो चलिए एक अ, बार से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि आपको सच्चाई छुपा के झूठ को बताने बोला जा रहा है कि आप झूठ फैलाइए। अब आप ये देखिए कि उस झूठ का इफेक्ट कितना पड़ रहा है। अब फिर से मेरा ओपिनियन लीजिए तो आप फिर से जॉब छोड़ दीजिए। लेकिन अगर उसका बहुत कम इफेक्ट पड़ रहा है तो जाने दीजिए, कर लीजिए। मतलब ऐसे तो नहीं करना है, लेकिन किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं कि उस झूठ के नतीजे में जो है वो खून खराबा होने का खतरा है, लोगों के मार धाड़ होने का खतरा है, आ, चीजें जो है वो डिसबैलेंस होने का खतरा है, तो पक्का आप छोड़ दीजिए। मतलब अगर मेरी राय आप मानेंगे तो झूठ, छोटा झूठ भी झूठ है, आप न मत दिखाइए। और इस्लामी सहाफत का मतलब जो पैरामीटर है वो ये है कि आप झूठ से सौदेबाजी नहीं कर सकते। छोटा झूठ भी झूठ है। लेकिन अगर आप उस पोजीशन पे हैं, आप अकेले घर में कमाने वाले हैं, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको घेरी हुई हैं, तो अगर आपको सच न बता के बोला जा रहा है बस सच मत बताइए, झूठ को छोड़िए सच भी मत बताइए, यहाँ तक हम कंसिडर कर सकते हैं। उसके आगे अगर हमको झूठ फैलाने बोला जा रहा है तब हम कोई एक्शन लेंगे। और वो एक्शन लेने के कई तरीके हो सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे मैं नाम भूल रहा हूँ, एनडीटीवी से कुछ लोगों ने मुखालिफत की, उन्होंने रेड माइक की बुनियाद रखी। आज रेड माइक के लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। तो सच्चाई को न दिखाने के एवज में जो लोग पीछे हटे हैं, ऐसा नहीं कि वो बर्बाद हो गए, वो गुमनाम हो गए, उन्होंने एक नई शोहरत हासिल की है। बात यह है कि दुनिया में हर तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे। हर किसी की फैन फॉलोइंग होगी, सलमान खान की फैन फॉलोइंग होगी, मौलाना मौदूदी की भी फैन फॉलोइंग होगी। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया में मौलाना मौदूदी को मानने वाले अकलमंद भी हैं और सलमान खान को मानने वाले बेवकूफ भी हैं। यानी अगर आप झूठ बात बोल के आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ बेवकूफ हो सकता है आपको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन झूठ की बुनियाद पर अगर आप चैनल छोड़ने का, अपनी जॉब को तर्क करने का फैसला ले रहे हैं तो कई अक्लमंद लोग आपका सहारा लेंगे। जी, और कोई सवाल करना चाहते हैं तो जल्दी से आप यूटिलाइज कर ले सकते हैं। हमारा वक्त सिर्फ 10 मिनट बाकी है। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि अगर न्यूज़ में नहीं आ सकते, जैसे कि टीवी चैनल है, मामूल से हमारे फ़ोन में एक ऐप आते हैं छोटे लोकल न्यूज़ के, जो कि हमारे से कई मामूल वर्कर्स हो या स्टूडेंट्स हो या फिर कोई एजुकेटेड पर्सन्स जो जॉब कर, उन्होंने वहाँ की फ़ोटो या फिर वीडियो अपलोड करके उसके बारे में तफ़सील से लिखते हैं। उसके बाद वो ऐप में अपलोड करते हैं, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कुछ भी नहीं। और वही न्यूज़ जो आगे हमको टीवी में नहीं दिखती, वो उस चैनल में मिल जाती। तो क्या हम इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं या इसमें जॉइन हो सकते हैं? माजरत, सवाल क्लियर नहीं है। रियाज भाई अगर क्लियर कर लें सवाल तो आसानी होगी मेरे लिए, या आप ही अगर दोहरा दें। जी अब्दुल्ला भाई, और एक बार थोड़ा क्लियर से सवाल करिए।
अब वो नॉर्मली हमारे न्यूज़ चैनल्स में दिखाता कि वो और प्रोपेगेंडा ये चल रहा, जैसे कि टेररिस्ट अटैक जो जी जी। मुसलमान कर रहे हैं। हम्म। और उसका असल क्या है बोलते हो, हमको एक ऐप है जैसे कि फोन में अपलोड हो रहा सोशल मीडिया पे। क्या हम भी हम्म। सोशल मीडिया में अपलोड कर सकते हैं वैसे वीडियोस? अच्छा, अगर मैं सवाल सही समझ पाया हूँ तो मेन स्ट्रीम मीडिया में एक प्रोपेगेंडा के तौर पे कुछ चीजें दिखाई जाती हैं, इस्लामोफोबिया के शिकार होकर, जाहिर सी बात है हम उसके खिलाफ सही चीजें अपने सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं क्या? क्या आपका सवाल यही है? जी बिल्कुल ठीक, यही सवाल है मेरा। अब फिर नौयत में डिफरेंस हो जाएगा, मतलब ये कि बहुत सारी चीजें दिखाने की नहीं होती है। मतलब मिसाल के तौर पे कहीं हमला हो रहा है या कोई फौजी हमारा कहीं छुपा हुआ है, तो हमको ये नहीं बताना होता है कि वो फौजी यहाँ छुपा हुआ है। आपने बरखा दत्त का नाम सुना होगा, बरखा दत्त ने एक ब्लंडर किया था। उसने लाइव टीवी पे दिखा दिया कि हमारे जो फौजी हैं वो कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं, और इसका दूसरे मुल्क ने फायदा उठा लिया। तो हम ये देखें कि न्यूज जो है वो किस नौयत की है, वो दिखाने की है या नहीं दिखाने की है। और अगर वो दिखाने की है, मिसाल के तौर पे तबलीगी जमात पे जो कोरोना जिहाद और ये सारी चीजें जो चली, अ, इसमें कोई सेफ्टी का पर्पज नहीं है, कोई ऐसा पर्पज नहीं है कि हम पर एफआईआर हो सकती है, हमको जो है वो जेलों में जाना पड़ सकता है, ऐसा कोई पर्पज नहीं है। असल जो इस्लामोफोबिया के न्यूज चैनल्स या मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से जो प्रोपेगेंडा सेट किया गया वो ये था कि तबलीगी जमात ने कोरोना को बढ़ावा दिया है। इसके खिलाफ हमको ये बताना है कि कोरोना को बढ़ावा नहीं दिया गया है, जमात जो है वो पहले से वहां मौजूद थी। तो ये सारी खबरें जो हैं वो हम अपने न्यूज चैनल, अपने सोशल मीडिया अकाउंट या कहीं पर भी हम डाल सकते हैं, और ये बेहतर होगा। मतलब सोशल मीडिया के फायदे में ये एक बेहतर फायदा है कि हम इस तरीके से उसको यूटिलाइज करें। सिर्फ रील देख कर, रील पर रिएक्ट करके कुछ खास फायदा हासिल होने वाला नहीं है। बेहतर है कि हम आगे आए। और चूंकि ये एक ऐसी फील्ड है जर्नलिज्म, मैं शायद अपनी बात में बताना भूल गया, जिसके लिए डिग्री होना जरूरी नहीं है। आप एक साइकोलॉजिस्ट है तो आपको डिग्री लेनी होगी, आप एक डॉक्टर हैं तो आपको कई इम्तिहान पास करके आना होगा, आपको लाइसेंस लेना होगा, उसके बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं। फार्मासिस्ट की इसी तरह जो है वो लाइसेंस वगैरह होता है। जर्नलिज्म का ये बेहतर है जर्नलिस्ट के लिए कि उसको किसी डिग्री का सहारा लेना नहीं पड़ता। आपने ध्रुव राठी का नाम सुना होगा, देशभक्त, मैं नाम भूल रहा हूँ, देशभक्त नाम से उसका चैनल है, उसका आपने नाम सुना होगा। ये सब क्या है? ये सब ऑफिशियल जर्नलिस्ट नहीं है। इन्होंने अपने बोलने लिखने पढ़ने की सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए लोगों को जगाना, लोगों को अवेयर करना शुरू किया। तो ये काम हम भी कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, और बल्कि हमें आगे बढ़ के करना चाहिए ये काम। जी, जज़ाकल्ला। तो Q&A का वक्त तो हुआ था, अभी कंक्लूडिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। जी खान ताहिर भाई, अब कुछ बताना है क्या? आप नहीं, कंक्लूड कर देंगे अभी? नहीं, मैं एक चीज भाई के सवाल ही मैं ऐड कर दूं कि अल्टरनेट मीडिया एक नया टर्म आया है, वो खास तौर पे हम जैसे लोगों के लिए आया है, और बेहतर करूं तो मुसलमानों के लिए आया है। इस्लामी सहाफत का एक बेहतरीन जरिया जो है वो अल्टरनेट मीडिया हो सकता है। अल्टरनेट मीडिया के जरिए जो है हम इनकलाब बर्पा कर सकते हैं, हम लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, सारी चीजें जो हमको करनी है, इस्लाम की सही इमेज जो हमको दुनिया के सामने, हिंदुस्तान के सामने और हमारे नॉन मुस्लिम जो लोग हैं उनके सामने लानी है, वो हम अल्टरनेट मीडिया के जरिए ही ला सकते हैं। हमें इसका फायदा उठाना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि मुस्तकबिल में हम ही में से, मेरे और आप ही में से बहुत सारे लोग जिम्मेदार, बाकिरदार मीडिया प्रोफेशनल्स बन के सामने आएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सहाफत की बेहतरीन इमेज पेश करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व जी, जज़ाकल्ला। जी, एक और सवाल आया है। हम हक की बात प्रूफ भी दिखा देते हैं, फिर भी जान खतरा है, क्या करें? दूसरा सवाल, अस्सलाम वालेकुम भैया, क्यों इस्लामोफोबिया मीडिया में कैसे इफेक्ट आता है, हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है, पहला सवाल अगर लें कि हम हक की बात प्रूफ भी दिखा देते हैं फिर भी जान खतरा रहता है।
जान का मसला ये है कि एक मुसलमान की जान जो है वो बिना प्रूफ दिखाए खतरे में है। आप इखलाक की बात कीजिए, आप पहलुकान की बात कीजिए, बेचारे कौन से जर्नलिस्ट थे, कौन सा इनकलाब बर्पा करना उनका मकसद था, कौन सी इस्लाम की प्रीचिंग वो बेचारे कर रहे थे, लेकिन वो मारे गए। और मरने से अगर इंसान डर रहा है तो वो बहुत सारी चीजें छोड़ रहा है। हम जो है हमारे कायद जो रहे हैं वो मौलाना मौदूदी रहे हैं, जो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार थे। तो मरने से डरना ये तो काम हमारा नहीं है। बेहतर ये है कि मतलब मौत तो सबको आनी है, बेहतर मौत वो है जो हक की राह में आए। बस सीधा काम ये है कि हक की आवाज जो है वो बुलंद की जाए। दूसरा सवाल ये असल भैया, क्यों इस्लामोफोबिया मीडिया में कैसे इफेक्ट आता है, हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं? अह, पूरी सोशियोलॉजी है, ये पूरी सोसाइटी को समझने की जरूरत है इसमें। बात ये है कि आप देखिए, जो गवर्नमेंट रहती है, जो हुकूमत में रहती है, वो अपने तरफ से, अपने नजरियात से, अपने ख्यालात से पूरे मीडिया को ओवरटेक कर लेती है, पूरे मीडिया को घेर लेती है। आप देखिए 2014 के बाद से गोदी मीडिया की इस्तेलाह आई। आप देखते होंगे कि कोई इंटरव्यू ले रहा है तो आम कैसे खाते हैं, तरबूज कैसे खाते हैं, आप कितने घंटे सोते हैं, अरे आप इतने घंटे कैसे सो लेते हैं, आप इतने घंटे कैसे काम कर सकते हैं, ये सारे सवालात हो रहे हैं। जबकि सवालात क्या होने चाहिए थे? सवालात होने चाहिए थे ये काम क्यों नहीं हुआ, यहाँ ऐसा क्यों हुआ, वोट चोरी क्यों हुई। लेकिन सवालात देखिए क्या है और ये क्यों है। अब इसको समझते हैं। ये है इस वजह से क्योंकि हम वो देखना पसंद करते हैं। आप माने या ना माने, आपको कोई बिना लड़ाई झगड़े की डिबेट देखने में खुद मजा नहीं आएगा। आपको खुद मजा उसमें आएगा जिसमें एक डिबेट चल रही हो, चार पांच लोग चिल्ला रहे हो, अचानक से कोई उठ के किसी दूसरे को मार दे, आपको खुद देखने को मजा वो आएगा। मतलब इंसान का नेचर ये है कि इंसान को जो है वो बहसबाजी देखने में, झगड़ा लड़ाई देखने में मजा आता है। और इसी का फायदा उठाते हुए न्यूज चैनल्स वाले जो हैं वो इस तरह का काम करते हैं, वो सेंसेशन फैलाते हैं। मतलब आप सब जो है वो श्वेता सिंह का नाम सुने होंगे। श्वेता सिंह मशहूर क्यों हुई? 2000 के नोट में चिप की वजह से। एक बेबुनियाद पागलों वाला जो खोज थी वो ये थी कि 2000 के नोट में चिप है। ये मतलब कैसे पॉसिबल है? एक अकलमंद आदमी इसको मान ही नहीं सकता कि ये क्या बोला जा रहा है। लेकिन इसी एक बात की वजह से श्वेता सिंह जो है वो पूरे हिंदुस्तान भर में फेमस हो गई। तो हमारा खुद का नजरिया ये रहा है कि हम सेंसेशन को पसंद करते हैं, लड़ाई झगड़े को, मारधाड़ को पसंद करते हैं। कई टीवी डिबेट शो आते हैं, हम उनमें से वो देखना चाहते हैं जिसमें सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो, जिसका नाम ही हल्ला बोल हो। हम वो देखना चाहते हैं। हम कोई छोटी मोटी जिसमें रिपोर्ट, जिसमें सिर्फ खबर दिखाई जाए, हम वो नहीं देखना चाहते। पहले के जमाने में शुरुआती दौर में जब एंकर आता था, जब न्यूज पढ़ता था बिना एक्सप्रेशन के, वो खबर आज के दौर में हमें दिखाई जाए तो टीआरपी गिर जाए। इसलिए सारे न्यूज चैनल वाले जानते हैं कि हमारे टारगेट ऑडियंस को क्या चाहिए, कितना चाहिए, कैसे चाहिए। इसलिए वो बिना न्यूज की पुष्टि किए, बिना न्यूज को जांचे कि वो सही या गलत है, वो दिखाना शुरू कर देते हैं। आज से थोड़े दिन पहले की बात करें, हम धर्मेंद्र की मिसाल भी दिए। धर्मेंद्र के इंतकाल से 4 दिन पहले इंडियन मीडिया उसको मार चुकी थी। क्यों? किसी एक न्यूज चैनल वाले ने खबर दिखाई और दूसरे न्यूज चैनल वाले ने उसकी पुष्टि नहीं की कि वो सही है या गलत है। वो मैं तुमसे आगे निकलूं, मैं तुमसे आगे निकलूं के चक्कर में हर न्यूज चैनल पे ये खबर वायरल है कि धर्मेंद्र मर गया, धर्मेंद्र मर गया, धर्मेंद्र मर गया। ये हाल है। यही हाल इस्लामोफोबिया से रिलेटेड है। अगर एक न्यूज चैनल ये दिखा रहा है कि फला मतलब किसी भी चीज को इस्लाम से जोड़ दिया जा रहा है। अब चूंकि एक आदमी जोड़ दिया है और हिंदुस्तान की 80% आबादी जो है वो नॉन मुस्लिम है, उसको वो देखने में मजा आ रहा है, वो देख रही है। तो दूसरे लोग पीछे कैसे हटें? वो भी टारगेट ऑडियंस को अपने मतलब अपनी तरफ बुलाने के लिए वही खबर और थोड़ा आगे बढ़ के दिखाएंगे। कोई जामिया पर तनकीद कर रहा है, दूसरा आदमी जामिया के जिहादी बोलेगा, लोग उसकी तरफ आएंगे। तीसरा जामिया के टेररिस्ट बोलेगा, उसकी तरफ भागेंगे। तो ये पूरा जो है वो व्यूवरशिप का मामला है, टीआरपी का मामला है कि लोग जो देखना पसंद करते हैं, इंडियन मीडिया वो दिखाना पसंद करती है। आज के दौर में लोग इस्लामोफोबिया की चीजें देखना पसंद करते हैं, लोग इस्लाम को कटघरे में खड़ा करना पसंद करते हैं, इसलिए इंडियन मीडिया जो है वो दिखाना चाहती है। अब इसका हल अगर पूछा जाए, मुझसे पूछा जाए, तो मैं कहूंगा कि इसका सीधा हल जो है वो बाइकॉट का है। बाइकॉट हर तरफ से।
हम खुद ये जानते हैं कि अगर कोई स्टार एंकर किसी जगह आ रहा है तो हम खुद उसके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए पहुंच जाते हैं। क्यों? वो स्टार एंकर नहीं है, वो एंकर जो है वो कई लोगों की क्राइम का जरिया है। लोग हिंदू मुसलमान में जो नफरत है वो किसकी वजह से है? मीडिया की वजह से है। और मीडिया में वो नफरत कहाँ से आई? वो जर्नलिस्ट की वजह से आई, वो अंजना कश्यप की वजह से आई, वो सुधीर चौधरी की वजह से आई। और यही सुधीर चौधरी जब कहीं आएगा तो हम उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए पहुंच जाएंगे। बेहतर यह है कि हम बॉयकॉट करें, पहले सहाफियों का बॉयकॉट करें, फिर उस न्यूज चैनल का बॉयकॉट करें जहां से हमें बुरी खबरें देखने को मिली। हमारे जो लीडरान मिल्लत है, जो हमारे लीडर हैं, उनका काम ये करने का हो सकता है कि वो एफआईआर का सहारा लें, वो कानूनी जो है वो दांवपेच खेलने का तरीका अपनाए कि अगर कोई झूठी खबर दिखाई जा रही है तो वो क्यों झूठी खबर दिखाई गई है, उस चैनल को बंद करवाने की कोशिश की जाए। पुलिस के जरिए, कोर्ट कचहरी के जरिए सारी चीजें जो है वो इज्तिमाही तौर पे की जाए। जी जज़ाकल्लाह ताहिर भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे चीज़ें अभी आप हमारे सामने बताए थे, आपके कीमती वक्त निकाल के, अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे वो आंध्र प्रदेश के तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया बताते हैं। और दुआ के साथ इंशाल्लाह कंक्लूड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वज़्बुरनी वरफ़ानी। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये यहाँ से मीट एंड होता है। जज़ाकल्लाह खैर।